हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा आप सभी से वादा था, लेकर आए हैं हम छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण विषय छात्रावास प्रबंधन पर एक वीडियो, एक क्लास है। यह वीडियो नियमित रूप से अलग अलग भाग में आएगा, तो कृपया ये पहला भाग है। आपके फीडबैक के आधार पर दूसरा भाग और आगे के जो भाग हैं वो निर्मित किए जाएंगे। तो कृपया इसे अंत तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कृपया फीडबैक अवश्य बताइएगा, क्योंकि मेरी इस टॉपिक पे यह टॉपिक काफ़ी नया है और यह पहली कक्षा है। तो इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। उसके आधार पर हम क्या करेंगे, आगे आने वाले वीडियो को क्रमबद्ध रूप से जारी करेंगे। तो चलिए इस प्रारंभ करते हैं छात्रावास प्रबंधन पे। तो दोस्तों, छात्रावास प्रबंधन जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि इस पद में जो छात्रावास होता है, छात्रावास अधीक्षक होता है, वो क्या करता है, छात्रावास का प्रबंधन करता है, संपूर्ण छात्रावास का मैनेजमेंट करता है। संपूर्ण छात्रावास का मैनेजमेंट करता है अधीक्षक। तो यह मैनेजमेंट किस प्रकार से करता है, क्या उसकी पृष्ठभूमि होती है, क्या उससे कार्य करने होते हैं और एक अच्छा मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, ये हम देखते हैं। तो छात्रावास प्रबंधन पे सबसे पहले देखते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कि क्यों छात्रावास इस प्रणाली पर आधारित है, किस प्रकार हुआ। तो आप भी जानते हैं कि प्रारंभ में हमारी वैदिक संस्कृति में गुरुकुल और आश्रम शिक्षा प्रणाली थी। अर्थात बच्चे क्या है, अपने घर का त्याग करके गुरुकुल आते थे, गुरु के आश्रम आते थे और गुरु आश्रम में ही क्या करते थे, शिक्षा ग्रहण करते थे। ठीक है। और आप जैसा सभी जानते हैं, इसके लिए वो क्या करते थे, घर का परित्याग करते थे, घर अपने त्याग कर देते थे और अध्ययन के लिए आते थे। इसमें क्या होता था कि गुरु की जो भूमिका है वह माता पिता और संरक्षक की भूमिका तीनों होती थी। क्योंकि गुरु क्या कर रहा था, एक संरक्षण भी प्रदान करता था, वो उसके आश्रम में आके रह रहे थे और माता पिता जैसे उनका ध्यान भी रख रहा था। और इसी वर्तमान प्रणाली में क्या हो गया है कि गुरुकुल और आश्रम शिक्षा प्रणाली का रूप का उन्नत संस्करण आप किसे कहते हैं, छात्रावास और आश्रम को कहते हैं। जैसे मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि आदिम जाति कल्याण विभाग जो है, छात्रावास आश्रमों दोनों का क्या करता है, प्रबंधन करता है, दोनों को संचालित करता है। तो छात्रावास वे हैं जहां बच्चे कक्षा 6वीं से लेके कॉलेज तक, पीजी तक, यूजी तक अपना अध्ययन करते हैं और रहवास करते हैं और अध्ययन हेतु अन्यत्र स्थान पर जाते हैं, जैसे स्कूल या कॉलेज जो हो गया वहाँ जाते हैं। आश्रम सुविधा क्या है, आश्रम सुविधा में सेम टू सेम ऐसा है कि बच्चे यहाँ रहवास भी करते हैं, यहाँ रहते भी हैं आश्रमों में, और आश्रमों में रहने के साथ साथ आश्रम कंपाउंड में ही इनका स्कूल होता है, उस स्कूल में भी क्या करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। तो आश्रम व्यवस्था दो प्रकार से है, पहला 1ली से 5वीं तक, जिसको हम प्राथमिक आश्रम बोलते हैं। दूसरा होता है 6वीं से लेकर 8वीं तक, जिन्हें हम माध्यमिक आश्रम बोलते हैं। यह आश्रम छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स के अंतर्गत आ रहे हैं वर्तमान में। तो ये आश्रम है। तो और छात्रावास में आप जानते हैं कि छात्रावास में मैंने बताया था, एक प्री मैट्रिक छात्रावास होता है जिसमें कक्षा 6वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चे अध्ययनरत होते हैं। एक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास होता है जिसमें कक्षा 11वीं से लेकर कॉलेज तक के बच्चे रहते हैं। इसी पोस्ट मैट्रिक के दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है यूजी अंडर ग्रेजुएट और एक होता है पीजी। पीजी के लिए विशेष रूप से स्नातकोत्तर छात्रावास बनाए जाते हैं। तो ये पूरी व्यवस्था है छात्रावास आश्रम की। तो यहाँ पर भी क्या है, पृष्ठभूमि वही है कि बच्चे अपने घर का त्याग करेंगे। बच्चे गुरु के जो अभी वर्तमान में जो गुरु है वो कौन है, वह अधीक्षक है। वह गुरु ही क्या है, अधीक्षक है। इसके संरक्षण में और इसके मार्गदर्शन में रहेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं कि यह व्यवस्था क्या है, कि अधीक्षक को क्या यहाँ पे कहा गया है। तो अधीक्षक एक संवेदनशील अभिभावक है। किस प्रकार का अभिभावक है, संवेदनशील। जो कि बच्चे उसके निरीक्षण में, उसके संरक्षण में रहते हैं, तो प्रत्येक बच्चों पर वह संवेदनशीलता से व्यवहार करता है और एक अभिभावक की भूमिका निभाता है। माता पिता के साथ किसकी भूमिका निभा रहा है, एक अभिभावक की भूमिका अधीक्षक क्या करता है, निभाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, छात्रावास आश्रम क्यों प्रारंभ किया गया। इसके लिए यह होता है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने क्या किया, शिक्षा सबके लिए, एजुकेशन फॉर ऑल स्कीम प्रारंभ की। एजुकेशन फॉर ऑल आप सभी जानते हैं शिक्षा का अधिकार है, उससे अंतर्गत ये प्रदान किया जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब शिक्षा आप सभी को दे रहे हैं, तो आर्थिक और रूप से जो कमजोर वर्ग के बच्चे हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बहुत सारे बच्चे क्या होते थे, अध्ययन के नाम से और दूरी के नाम से और अन्य कारकों के कारण क्या करते थे, पढ़ाई को बीच में क्या कर देते, छोड़ देते थे, मतलब शाला का त्याग कर देते थे।
ऐसे बच्चों को जो साला का त्याग न करें, माँ बाप मान लीजिए किसी कार्य में बाहर चले गए तो बच्चे भी उनके साथ पलायन कर जाते थे और अपने अध्ययन का त्याग कर देते थे। ऐसे बहुत सारे बच्चे और कमज़ोर वर्ग के बच्चे या ऐसे बच्चे जो इनको अध्ययन बाहर करना है लेकिन उसके क्षेत्र में वो सुविधा नहीं है, ऐसे सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक और उच्च शिक्षा दोनों के लिए क्या प्रारंभ किया गया? छात्रावास आश्रम प्रारंभ किया। आप देख रहे हैं प्री आश्रम जो है आपके प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, आश्रम जो है आपका प्रारंभिक शिक्षा के लिए है, माध्यमिक शिक्षा के लिए आपका छात्रावास है, उच्च शिक्षा के लिए भी आपका पोस्ट मैट्रिक छात्रावास है। इसलिए जो छात्रावास हैं वो सभी क्रमों में क्या किए गए? प्रारंभ किए गए, स्टार्ट किए गए। और इन छात्रावासों में तो शिक्षक की भूमिका है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है, बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्वक कार्य है। क्योंकि आप देखेंगे कि एक घर में मान लीजिए 2 से 3 बच्चे हैं तो उनका केयर करना माता पिता के लिए कितना चुनौतीपूर्ण कार्य करता है। उन बच्चों के सभी ज़रूरतों का ध्यान रखना, बच्चे क्या फ़ील कर रहे हैं भावनात्मक रूप से उनका ध्यान करना, बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं है, तकलीफ़ है, स्वास्थ्यगत है, तो इन सभी चीज़ों की कौन करते हैं? माता पिता करते हैं। तो वही सोचिए जब इन बच्चों की संख्या मिलकर आपके पास 40 से 50 हो जाए, तो इन 40 से 50 बच्चों का आप क्या करना? पूरी ज़िम्मेदारी तय करना, इनके साथ रहना, इनकी बातों को समझना, एक-एक पर्टिकुलर बच्चे का अलग-अलग समस्याएँ होती हैं, तो सभी की समस्याओं को वर्गीकृत करना और उन सभी का ध्यान रखना, तो इसलिए अधीक्षक की भूमिका क्या हो जाती है? महत्वपूर्ण हो जाती है। और इसलिए छात्रावास का प्रबंधन करने के लिए जो ये टॉपिक का समावेश किया गया है और बाल मनोविज्ञान का जो टॉपिक का समावेश किया गया है, वो इसलिए किया गया है कि अधीक्षक में ये वांछित गुण है कि वो छात्रावास आश्रम के प्रबंधन को समझ सके, वो बाल मनोविज्ञान को समझ सके। आगे चलते हैं। अधीक्षक की केंद्रीय भूमिका, जैसे हमने स्पष्ट किया कि अधीक्षक क्या है, यहाँ पे एक संवेदनशील भूमिका है, उसकी उसका कार्य कैसा है? काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। और वो माता पिता इसलिए कहा जाए कि बच्चों को वह दोनों तरीके से अर्थात केयर कर भी और अनुशासन के द्वारा भी सभी माध्यम से क्या करता है? बच्चों को वह सिखाने की क्या करता है? कोशिश करता है, बच्चों को एक नियम में रखने की कोशिश करता है और इसलिए वह माता पिता सब अभिभावक सभी का कार्य करता है। तो अधीक्षक क्या है? एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण भूमिका में यहाँ होता है। आगे देखते हैं कि अधीक्षक के कौन-कौन से छात्रावास प्रबंधन के जो बिंदु हैं। छात्रावास में दोस्तों ये कुछ मूलभूत बिंदु हैं जो मैंने आप लोग के लिए बनाए हैं कि छात्रावास में सबसे महत्वपूर्ण होता है एक प्रशासनिक प्रबंधन कि छात्रावास का प्रशासन किस प्रकार चलेगा। उसके बाद जितने भी अभिलेख होते हैं, जितने भी शासकीय रिकॉर्ड होते हैं, पंजियाँ होती हैं, उनका संधारण करना भी एक उचित कार्य है, एक नियमित कार्य है जिसे अधीक्षक को किया जाना है। इसके पश्चात रहवास के साथ-साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों का खाना-पीना, बच्चों का खान-पान। तो इसके लिए मेस व्यवस्था संचालित होती है, तो इस मेस व्यवस्था का प्रबंधन भी कौन करेगा? अधीक्षक ही करेगा। साथ ही साथ भवन, बिजली, पानी मतलब अधोसंरचना, बच्चों को नियमित रूप से अधोसंरचना सुविधाएँ प्राप्त हों, इसका भी प्रबंधन इसमें इंक्लूड होता है। स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन, स्वास्थ्यगत समस्याएँ हैं या आपातकालीन कोई स्थिति आ जाती है, तो उस समय कैसे प्रबंधन और अंत में चूँकि बच्चे यहाँ सीखने के उद्देश्य से आ रहे हैं, तो उसमें नैतिक गुणों का भी समावेश करना अधीक्षक के लिए आवश्यक है। तो नैतिकता का प्रबंधन, नैतिक प्रबंधन भी इस छात्रावास प्रबंधन का एक टॉपिक है। इसके बाद चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि जो विभाग है, जिस विभाग के लिए हम ये छात्रावास प्रबंधन का पढ़ रहे हैं, प्रशासनिक प्रबंधन हम पढ़ने जा रहे हैं, तो प्रशासनिक पद संरचना इस विभाग की कैसी है? तो विभाग आप सभी जानते हैं, विभाग कौन है? आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग। विभाग का नाम है आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग। वर्तमान में इस विभाग के मंत्री हैं श्री रामविचार नेताम जी। आपको याद रखिएगा मंत्री कौन है? श्री रामविचार नेताम जी। श्री रामविचार नेताम जी इस विभाग के मंत्री हैं। तो सबसे पहले मंत्री हैं विभाग के, तो इसकी प्रशासनिक संरचना किस प्रकार होती है? विभाग की प्रशासनिक संरचना क्या होती है? हायरार्की क्या होती है? वो देखिएगा कि सबसे पहले सबसे सर्वोच्च में होते हैं सचिव। विभाग के एक सचिव होते हैं। विभाग के सचिव के अंतर्गत जो हैं आपके नियोक्ता, जो हमारे नियोक्ता होते हैं वो आयुक्त होते हैं, कमिश्नर होते हैं। कमिश्नर के बाद ये मंत्रालय स्तर पर है। सचिव कहाँ बैठते हैं? मंत्रालय पे। आयुक्त कहाँ बैठते हैं? सचिवालय। सॉरी, गलती है, मंत्रालय में आपको मिलेंगे। आयुक्त कहाँ मिलेंगे आपको? विभाग, जो विभाग वाला हमारा इंद्रावती भवन है, विभागालय में यहाँ मिलेंगे। आयुक्त जो है विभाग के प्रमुख हैं। सहायक आयुक्त कहाँ मिलेंगे आपको? जिला स्तर पे, अर्थात जिला स्तर पे कौन प्रमुख होता है हमारा? सहायक आयुक्त होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर का पद होता है, वह प्रमुख होते हैं। इसके बाद अगर आप आदिवासी विकासखंड, चूँकि आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कुल आदिवासी विकासखंड कितने हैं? 85 हैं। तो अगर इस आदिवासी विकासखंडों में
क्या होता है, एक मंडल संयोजक की नियुक्ति की जाती है जो सहायक आयुक्त और छात्रावास अधीक्षक के मध्य कड़ी का कार्य करता है। तो मंडल संयोजक एक पद होता है, ये पद किन जिलों में होता है, ये पद होता है आदिवासी विकासखंड, जो विकासखंड आदिवासी होंगे वहाँ पर क्या होगा, एक मंडल संयोजक का पद होगा। इसके बाद कहाँ है, आपके छात्रावास में आपके छात्रावास अधीक्षक होते हैं। तो हिरार्की पदक्रम क्या है कि छात्रावास अधीक्षक के ऊपर एक मंडल संयोजक आदिवासी विकास खंडों में, सहायक आयुक्त होता है जो जिला स्तर पे होता है, आयुक्त हो जाए विभाग का विभागाध्यक्ष प्रमुख होता है, और सचिव जो है हमारा मुख्य मंत्रालय पे होते हैं। और आदिम जाति कल्याण विभाग के मंत्री कौन है, रामविचार नेताम जी। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि छात्रावास में प्रबंधन करने के लिए मुख्य रूप से कौन है उत्तरदायी, छात्रावास अधीक्षक होते हैं, और उसके सहयोग के लिए क्रमशः उनकी सीट के आधार पर क्रमशः चतुश्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये चतुश्रेणी कर्मचारी क्या करते हैं कि सभी प्रकार के कार्यों में, छात्रावास के सभी प्रबंधनीय कार्यों में क्या करते हैं, अधीक्षक की सहायता करते हैं, अधीक्षक के निर्देशों का क्या करते हैं, पालन करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं और मैनेजमेंट करते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि पूर्ण मैनेजमेंट किसके ऊपर निर्भर करता है, छात्रावास स्तर पे अधीक्षक पर निर्भर करता है, जिला स्तर पे किस पर निर्भर करता है, सहायक आयुक्त पर निर्भर करता है, और विभाग स्तर पे सचिव और आयुक्त पर निर्भर करता है। तो इसके बाद ये हमारी प्रशासनिक पद संरचना हो गई। इसके बाद देखते हैं कि छात्रावास प्रबंधन प्रारंभ कहाँ से होता है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इसको बनाया है कि छात्रावास प्रबंधन किस प्रकार से हम प्रशासनिक प्रबंधन करेंगे। तो प्रशासनिक प्रबंधन में दोस्तों सबसे पहले आवश्यक होता है कि छात्रावास संचालन नियमों का ज्ञान होना आवश्यक है। अधीक्षक को पहले क्या होना चाहिए, छात्रावास संचालन नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में जो मूल नियम है वह छात्रावास संचालन नियम सन 2010-11 संचालित है, और इस नियम में समय समय पर मूल नियम में आवश्यकता अनुसार संशोधन किए जाते हैं। तो अधीक्षक को ये प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि अधीक्षक इन संशोधनों की जानकारी में क्या रहे, अद्यतन रहे। अब ये अद्यतन किस प्रकार रहेगा, अद्यतन रहने के लिए वह विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम जो संचालित किए जाते हैं उसमें सक्रिय सहभागिता दिखाए, प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सक्रिय रूप से सुने, उनको समझे, और विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में क्या कहे सक्रिय रहे। तो इससे वह जान जाएगा कि क्या नियम संचालन नियमों में क्या क्या संशोधन हो रहे हैं। इसके बाद विभिन्न शासकीय जो आदेश आते हैं, शासकीय जो हमारे पर दिशा निर्देश परिवर्तित होते हैं, दिशा निर्देश आज आपको प्रभावी रूप से उनका संकलन करके रखें ताकि उसे ये पता हो कि कौन कौन से नियम जो हैं वो किस किस प्रकार से रखे जा रहे हैं, किस प्रकार से संचालित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ पत्राचार जो विभिन्न सहायक आयुक्त कार्यालयों के द्वारा समय समय पर नियमों के परिवर्तन स्वरूप पत्राचार होते हैं, और वह स्वयं सहायक आयुक्त कार्यालय से भी दिशा निर्देश क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो ये था दोस्तों हमारे बीच क्या कि छात्रावास संचालन के नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। छात्रावास से प्रवेश किस आधार पर दिया जाएगा, मेस आहरण स्कॉल किस आधार पर बनेगा, मेस के नियम क्या है, मेस का टाइम टेबल क्या है, बच्चों के नियम क्या है, तो ये सभी नियमों का ज्ञान होता अत्यंत आवश्यक है। तो प्रशासनिक प्रबंधन पे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रखिए क्या है, नियमों का ज्ञान। पहले क्या होना चाहिए, नियमों का ज्ञान, नियमों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। नियमों के पश्चात अब चलते हैं आगे कि प्रशासनिक प्रबंधन में क्या होता है कि छात्रावास अधीक्षक की सहायता हेतु, छात्रावास अधीक्षक की सहायता हेतु, और चूंकि छात्रावास अधीक्षक बच्चों के बीच कार्य कर रहा होता है तो व्यवहारिकता पे बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिनका समस्या का समाधान व्यवहारिक स्तर पर भी, मतलब ग्राउंड के स्तर पर भी आराम से हो जाता है। तो इन्हीं छात्रावास अधीक्षक को हेल्प करने के लिए, छात्रावास अधीक्षक की इन व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने के लिए विभिन्न समितियों का उल्लेख किया गया है। तो ये विभिन्न समितियां छात्रावास स्तर पे, ये समितियां किस पे बनती हैं, छात्रावास स्तर पे बनाई जाती हैं। ये छात्रावास स्तर पर, जैसे प्रमुख समिति है प्रवेश समिति, नाम से स्पष्ट है वह समिति जो प्रवेश संबंधी मापदंडों के लिए छात्रावास अधीक्षक की सहायता करेगी, प्रवेश संबंधी निर्धारण करेगी। उसके बाद होता है निगरानी समिति, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं उनके सहयोग से निगरानी समिति गठित की जाती है। यह निगरानी समिति समय समय पर छात्रावास की निगरानी करेगी और अधीक्षक के द्वारा बताए गए समस्याओं क्या है उचित स्तर पर क्या करेगी, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रयास करेगी, निगरानी समिति होती है। इसके बाद मान लीजिए आपके साथ छात्रावास किसी ग्राम पंचायत में है, आपको पानी की कोई समस्या हो रही है, आपके क्षेत्र के पंच और सरपंच समिति में हैं, आप उन्हें बताएंगे कि छात्रावास से भी मुझे पानी की समस्या हो रही है, बोर चल नहीं रहा है या नल मुझे सही समय पर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो वो पंच और सरपंच क्या करेंगे, बच्चों की सुविधा के लिए क्या करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। आप उन्हें बनाएंगे बिजली कटौती अधिक हो रही है, बच्चों की परीक्षाएं आ रही हैं। तो इस प्रकार से जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनका समाधान कौन करता है, इस निगरानी समिति के माध्यम से भी कई सारी व्यवहारिक समस्याओं का समाधान
हो जाता है। इसके बाद आपके यहाँ बच्चे रहते हैं तो उन बच्चों के पालकों की भी एक समिति आप निर्मित करते हैं और साथ ही साथ एक छात्र संघ समिति का निर्मित करते हैं, जहाँ बच्चे क्या करते हैं, छात्र संघ समिति का इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे जिम्मेदारी समझें। अगर आप किसी बच्चों को बिजली विभाग का सचिव बना दिए हैं या आप किसी आपको अनुशासन प्रभारी बना दिए हैं, तो बच्चों के अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना इसका उद्देश्य होता है। किसका विकास करना? नेतृत्व क्षमता का विकास करना। तो ये विभिन्न प्रकार की समितियां हैं जो छात्रावास में सुगम संचालन के लिए बनाई जाती हैं, और इन सभी समितियों का पद सचिव कौन होता है? छात्रावास अधीक्षक होता है। और आवश्यकता अनुरूप विभिन्न समितियों का गठन समय समय पर क्या किया जाता है? किया जाता है। इसके बाद देखते हैं कि प्रशासनिक प्रबंधन में अधीक्षकों के दायित्व कहाँ कहाँ से प्रारंभ होते हैं। प्रशासनिक प्रबंधन में एक पूरा एक पद का एक कार्य का श्रेणी है, कार्य किस प्रकार प्रारंभ होता है। तो इस कार्य को मैंने सत्र के प्रारंभ से जमाया है कि सबसे पहले क्या होता है कि सत्र मान लीजिए प्रारंभ होने वाला है, तो उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कार्यों की पूर्ति, प्रवेश प्रक्रिया मतलब छात्रों को रिक्त सीटों के संबंध में जानकारी देना, पालकों को जानकारी देना कि हमारे यहाँ इतनी सीटें क्या हो रही हैं, रिक्त हो रही हैं, इतने रिक्त सीटों के लिए हमारे पास इतनी सीटें उपलब्ध हैं, इतनी सीटों में आप फॉर्म कब तक जमा कर सकते हैं, फॉर्म के लिए आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, फॉर्म की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो ये सभी एक संक्षेप में सभी प्रवेश प्रक्रिया संबंधित कार्यों की पूर्ति कौन करता है? अधीक्षक करता है। प्रशासनिक दायित्व में पहला नंबर उसका दायित्व आता है। इसके बाद प्रवेश नियमों के अनुरूप प्रवेश में भी जो नियम, छात्रावास संचालन नियम 2010-11 देखा है हमने, उसमें जो नियम बनाए गए हैं उस नियमों के अनुरूप प्रवेश होना चाहिए बच्चों का। इसके साथ वह सत्र पूर्व यह आवश्यक करे कि जो भी आवश्यक संसाधन बच्चों के लिए चाहिए होते हैं, आवश्यक है, तो उन आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता संस्था स्तर पर है या नहीं। अगर संस्था स्तर पर उपलब्धता है उनकी तो उपलब्धता है तो ठीक है, अगर उपलब्धता नहीं है तो वो क्या करे? उच्च कार्यालय अर्थात जो हमारा सहायक कार्यालय है, ACTW बोलते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल डेवलपमेंट, ये ट्राइबल वेलफेयर, इसके ऑफिस से क्या करे? वह इन संसाधनों के लिए मांग के लिए अपने मांग प्रेषित करे। इसके बाद जो उपलब्ध संसाधनें हैं उन संसाधनों का उचित संधारण करना भी अधीक्षक का दायित्व है। मान लीजिए आपके पास चादर है, कंबल है, आपके पास पलंग है, मच्छरदानी है, तो इनका उचित संधारण ताकि ये नष्ट ना हो और जो आगामी आने वाले बच्चे हैं उनको साफ सुथरे और व्यवस्थित चीज़ें प्राप्त हो, ये भी करना किसका दायित्व है? अधीक्षक का दायित्व है। इसके बाद जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं उनके मध्य सत्र प्रारंभ के पूर्व ही आवश्यक कार्यों पर चर्चा करना है कि भाई सत्र प्रारंभ हो रहा है, हमें ये कार्य करने हैं, कार्य की प्राथमिकता है। मान लीजिए आपकी कार्य की प्राथमिकता है संस्था की सफाई अच्छे से हो, आपकी प्राथमिकता है कि सभी चादर धुले होने चाहिए, आपकी प्राथमिकता है कि सभी पलंगों को हम बच्चों के कमरों में एडजस्ट करें, उनकी संख्या के हिसाब से सेट करें। तो इस प्रकार के जो भी आवश्यक कार्य हैं इनको किससे चर्चा करना है? अपने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों से चर्चा करना है और उन्हें आदेशित करना है कि ये सभी कार्य क्या हैं, समय पर पूर्ण हो जाएं। अर्थात कर्मचारियों के मध्य उचित कार्य विभाजन का भी दायित्व किसका होता है? प्रशासनिक प्रबंधन के अंतर्गत अधीक्षक का दायित्व होता है। इसके बाद यहाँ तक हमने प्रशासनिक प्रबंधन के मूलभूत चीज़ों को कवर किया है दोस्तों। चूँकि बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं इसलिए मैं नियमित रूप से आप सभी के समक्ष नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही ये परीक्षाएं संपन्न होती हैं और तो मैं ये इससे नियमित रहूँगा। लेकिन अब ये पहला क्लास था, चूँकि मैंने पहली बार छात्रावास प्रबंधन के ऊपर आप लोगों को एक सामग्री प्रदान करने का कार्य किया है, तो ज़रूर बताइएगा। उसके लिए फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम चैनल पे दें या आप यूट्यूब चैनल पे दें। आप मुझे फीडबैक देंगे ताकि मैं इसमें और ज़्यादा जो है नियमों का समावेश करना है या और आपको किस रूप से चाहिए, ये जो यही रूप है ये आपको अच्छा लगा है, आप ये ज़रूर बताइएगा। क्योंकि पढ़ाने का तरीका दोस्तों दोनों तरफ से होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को पढ़ा रहे हैं, जो कि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, तो पढ़ा जब रहे हैं तो फीडबैक का लेना आवश्यक है ताकि आप अपने पढ़ाने की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव कर सकें। और जब तक वो फीडबैक मिलेगा तो उस फीडबैक के अनुरूप में आगामी पार्ट्स में जो छात्रावास प्रबंधन का टॉपिक है, ज़्यादा नहीं 4 से 5 क्लास ही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसे कवर करने की कोशिश करेंगे। चूँकि इसमें कोई विशेष आपके पास अभी मटेरियल उपलब्ध नहीं है, तो जो मेरी कार्य समझ है, जो अधीक्षक के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और जो मेरी समझ है और जो मुझे शासन स्तर पर समय समय पर जो मुझे अभिलेख प्राप्त होते हैं, उस अभिलेखों के आधार पर मैं छात्रावास प्रबंधन का टॉपिक आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो कृपया इसे बताइएगा कि क्या ये आपको कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ हमारा नियमित रूप से कंप्यूटर के ऊपर हम क्विज श्रृंखला चालू किए हैं, जिसमें थोड़े से ऐसे सवाल जो आपको नियमित रूप से कहीं और नहीं मिल रहे हों, ऐसे सवालों का भी समावेश कहाँ किया गया है, हमारे क्विज टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, तो इसे भी आप ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप मेंस भी दे रहे हैं तो मेंस के लिए डेली आपके पास एक
प्रैक्टिस क्वेश्चन भी उस चैनल में पोस्ट किए जाते हैं। तो कृपया विशेष रूप से आप ये सीखने की प्रक्रिया को मतलब सीखने की प्रक्रिया को आप क्या करें, दोनों तरफ से बनाइए। आप भी मुझे बताते जाइए कि आपको कैसा लग रहा है, तो उसके आधार पर निश्चित रूप से हम अपने वीडियो को अपडेट जरूर करेंगे। तो यहाँ तक था छात्रावास प्रबंधन के ऊपर पहला टॉपिक। आगे में टॉपिकों पे हम इस को संपूर्ण कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।